वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सर लेक्चर। मैं आपका अनूप सर आज फिर आपके साथ हूँ और आज से हम क्लास 12 की एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। और उस नई सीरीज में आज हम सबसे पहला जो लेकर चल रहे हैं वो फिजिक्स का चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और उसमें स्थिर विद्युत के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यदि विद्युत का ठीक है वजूद है तो विद्युत के वजूद का कारण भी आवेश। आवेश के कारण ही आज विद्युत है, और आवेश जिसे इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं, आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ये चार्ज ही आज इस विद्युत का मेन जो है आधार है, जिसके कारण ये विद्युत आया। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे आवेश के कारण विद्युत आता है, तो आज हम किस प्रकार के विद्युत की बात करेंगे। मैं बता दूं, ये स्थिर विद्युत है। दो प्रकार के विद्युत होते हैं, एक धारा विद्युत और एक स्थिर विद्युत। धारा विद्युत जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो आज हमें नहीं पढ़ना, वो क्लास 12 की सेकंड यूनिट है ना। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो स्थिर विद्युत है, और स्थिर विद्युत में हमको स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है। चार्ज की स्टडी तो करना है, लेकिन ऐसे चार्ज की स्टडी करना है जो स्थिर हो। स्थिर मतलब जो रेस्ट हो। हम ऐसे चार्ज की स्टडी करेंगे, ऐसे आवेश का अध्ययन करेंगे जो रेस्ट में हो, स्थिर हो। आप बोलेंगे कैसे चार्ज, कैसे आवेश। छोटे से ही आप आवेश के बारे में जानकारी रखते थे, है ना। छोटे में हमने आवेश पढ़ा था कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। 6th क्लास से ही हमारा विद्युत चैप्टर आने लगा, और हमने बिजली पढ़ा, लाइटनिंग पढ़ा कि बिजली चमका करती है, उसकी देन भी आवेश है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। हम पढ़ा करते थे कि जब हम किसी भी वस्तु को अपने बालों से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, उसमें आवेश आ जाता है। मतलब छोटी क्लास से ही हमने आवेश को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, 6th क्लास से। लेकिन आज हम 12th क्लास में पहुंच गए हैं, तो आज हमारे पास विद्युत चैप्टर को पढ़ाने के लिए दो अलग अलग टॉपिक है। पहला स्थिर विद्युत है और दूसरा धारा विद्युत है। स्थिर विद्युत, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन का मतलब होता है यहां पर चार्ज रेस्ट में होता है। ये चार्ज, इस आवेश की संकल्पना का आधार यदि कोई है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज का यदि कोई बेस है, आवेश यदि किसी के कारण आया है तो उसका कारण ही इलेक्ट्रॉन है। आवेश संकल्पना का आधार इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात हमको अपने माइंड में बैठा कर रखनी है कि आवेश, जैसे हमने कहा विद्युत चैप्टर में यदि कोई महत्व रखता है तो आवेश रखता है, और आवेश कहां से आता है तो आवेश संकल्पना का आधार जो है इलेक्ट्रॉन है। यदि इलेक्ट्रॉन ना होता तो आज आवेश ना आता, ठीक ना। किसी भी, कोई भी जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही उस पर आवेश लाने के लिए जिम्मेदार होता है किसी वस्तु पर। हमने दो हथेलियों को आपस में रगड़ा, और जैसे हम दो हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, एक हथेली ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, या फिर गर्म हो जाती है जो भी हथेलियां, वो कारण किसके कारण है, आवेश के कारण। यह सब माना जाता है कि जो अधिक गर्म है ना, उस पर इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो अधिक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसपे जो है कम गर्म है उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। और जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो ऋणावेशित होती है वस्तु, और जिसपे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो धनावेशित होती है। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो कैसा है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित का मतलब होता है निगेटिव चार्ज रहते हैं उस पर। कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। और यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की यदि क्या है, किसी वस्तु पर कमी है, किसी ऑब्जेक्ट पर यदि इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम समझेंगे वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर दो आवेश, है ना, जो भी थे, इलेक्ट्रॉन के कारण दो आवेश आया, एक ऋणावेश और एक धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है किसी वस्तु पर तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव होगा, और यदि किसी वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कैसा होगा, धनावेश होगा। मतलब हमने छोटी क्लास में पढ़ा, लेकिन आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो क्लास 12 की है।
तो हम समझ गए विद्युत का आधार आवेश है और आवेश की संकल्पना का आधार इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई वस्तु आवेशित होती है और आवेशित होती है तभी उसमें कहते हैं कि विद्युत धारा आ चुका है। जैसे कि हम कंघी को सूखे बालों में जब हम कंघी करते हैं तो हमारी कंघी आवेशित हो जाती है और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को पास लेकर के जाते हैं तो क्या करती है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि वो जो वस्तु होता है, जो हमारा कंघी होता है, वो आवेशित हो जाता है, उस पर चार्ज आ जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ ना, ये तो बात समझ गए। भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। आप बोलेंगे जब हथेलियों को हमने आपस में रगड़ा वहां पर तो क्या हो गया, आवेश गतिमान थे, है ना, तो आप फिर कैसे कह रहे हैं स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। हम उस समय अध्ययन नहीं करेंगे जब वहां पे आवेश गतिमान है। जब आवेश रुक जाएंगे, एक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम दोनों हथेलियों को अलग कर लेंगे, एक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस समय हम चार्ज की जो स्टडी करेंगे वो स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि गतिमान स्थिति में कर देंगे तब तो धारा विद्युत हो जाएगा। हम जो है जब चार्ज स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट में होगा चार्ज, उस समय हम उसका अध्ययन करेंगे और वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थिर विद्युत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हम जो जानकारी लेते हैं वो आवेश के बारे में लेते हैं और आवेश के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आवेश को सबसे पहले तो ये बात करते हैं आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, आवेश का प्रदर्शन पता चल गया, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आवेश को। और आवेश के बारे में सबसे पहली लाइन यदि मैं कहूं तो आवेश किसी भी वस्तु की मूलभूत इकाई है। आवेश किसी भी वस्तु की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है मूलभूत इकाई। कैसे मूलभूत इकाई? मूलभूत इकाई क्या है, याद रखिएगा, जो गुण वस्तु में पहले से ही मौजूद होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी पहले से क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई और मूलभूत इकाई कहलाती है कोशिका। हमारा शरीर किसी का भी यदि सजीव का शरीर होगा वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, मतलब कोशिका उसकी मूलभूत इकाई है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी वस्तु की जो मूलभूत इकाई है वो आवेश है। क्यों? क्योंकि यदि कोई वस्तु है तो 100% उसमें आवेश होंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसी वस्तु का जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, आवेश है। और हमने कहा कि यदि आवेश के कारण दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। देखिए कहीं पे भी यदि आवेश रखा होगा, जैसे आप कहीं पे चुंबक रख देते हैं और यहां पर मानिए लोहा रखा है, चुंबक इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, लेकिन जैसे इस लोहा को थोड़ा और पास कर दिया वैसे ही चुंबक इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्यों? क्योंकि चुंबक के आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के आसपास का क्षेत्र, मैग्नेट के आसपास का फील्ड, जहां तक मैग्नेट का क्या होता है, पावर होता है, इफेक्ट होता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह चार्ज के आसपास का फील्ड, जहां तक चार्ज का इफेक्ट होता है, आवेश के आसपास का क्षेत्र, जहां तक आवेश का प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो सभी से यदि पूछा जाता है कि बताइए आवेश किससे उत्पन्न करता है, किस क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो लोगों का उत्तर होता है कि आवेश जो है विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो मैं बता दूं वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि आवेश के आसपास का क्षेत्र, जहां तक आवेश का प्रभाव होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और उसे हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं आवेश एक क्षेत्र नहीं, आवेश दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है।
ठीक ना, जिसे मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। याद रखिएगा अट्रैक्शन का जो कैरेक्टर होता है, आवेश विद्युत, ठीक ना, जो हमको झटका देता है, ठीक ना, जो किसी वस्तु को आकर्षित करता है, आवेश के आसपास का क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र हो ही गया। और एक आकर्षण का जो गुण होता है वो वास्तव में चुंबक का गुण होता है, और इसमें भी आकर्षण पाया जाता है, विद्युत में भी, इसलिए हम ऐसा मानते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है ना। और रियलिटी में ये आगे चल करके प्रूफ भी हो जाएगा, मतलब आवेश दो क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो आज पहली लाइन कि आवेश की इकाई क्या हो, आवेश क्या है, तो आप एक पहले लाइन में कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसपे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। आवेश दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश, ठीक है, जिसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश जिसका मात्रक कूलाम होता है, आवेश जिसका मात्रक कूलाम होता है, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड भी जानते हैं, सर हम आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड भी जानते हैं। तो बिल्कुल ये भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेश बराबर आपने 10th क्लास में पढ़ा था आई टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो आपको पता होगा क्यू बराबर होगा आई टी, मतलब कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। घरों में जो हमारे करंट आता है एम्पियर में, ठीक ना, और T मतलब होता है समय, और समय को हम जो है सेकंड में मेजर करते हैं, मतलब एम्पियर इंटू सेकंड भी इसका मात्रक होता है, ठीक ना। और एम्पियर इंटू सेकंड नहीं कहना चाहते तो आवेश का मात्रक कूलाम कह सकते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा आवेश का बड़ा मात्रक है कूलाम, आवेश के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे आवेश का छोटा मात्रक, ठीक ना, हमारे पास है मिली कूलाम, ठीक है ना, छोटा मात्रक हो सकता है माइक्रो कूलाम, और क्या हो सकता है नैनो कूलाम, पिको कूलाम। आप सभी को पता है मिली की वैल्यू 10 की पावर -3। कोई पूछे 1 मिली कूलाम में कितने आवेश होते हैं, तो 10 की पावर -3 कूलाम आवेश होते हैं। एक माइक्रो कूलाम, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक माइक्रो कूलाम में कितने 10 की पावर -6। एक नैनो कूलाम में कितने 10 की पावर -12 कूलाम, और एक पिको कूलाम में कितने 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12 कूलाम। क्या आप समझ पा रहे हैं? कूलाम, मैंने कहा कि आवेश का बड़ा मात्रक होता है, आवेश के छोटे मात्रक मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम भी होते हैं। एक मिली कूलाम बराबर 10 की पावर -3 कूलाम होता है, और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर 10 की पावर -9 कूलाम, और एक पिको कूलाम बराबर 10 की पावर -12 कूलाम होता है। मैं बता दूं ये व्यवहार में छोटे मात्रक है, ये कूलाम का जो है बड़ा मात्रक, कूलाम एक बड़ा मात्रक है ना, इसीलिए ये छोटे मात्रक भी यूज होते हैं। बहुत सारे लोग को ये पता होता है कि ये सर छोटा कैसे हो गया 10 की पावर -3। आप सभी को पता है कि आप 10 की पावर -3 को लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, और 1/10 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं जब भी कोई चीज माइनस में होती है, यदि उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो P/Q, मतलब भिन्न में जब उसको बदलते हैं तो अंश बटे हर, हमने 10 -3 को लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, प्लस में हो जाएगा, और 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं, मतलब 1 के साथ 3 जीरो, मतलब 1000। अब 1000 का 1 में भाग दीजिए, और यदि आप 1000 का 1 में भाग देंगे, 1 छोटा है, आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से अभी छोटा है, एक और 0 बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे 1000 का एक बार भाग पढ़ेंगे तो आ जाएगा क्या 1000 एक कम 1000, मतलब 1000 1 जा 1000, तो 0.001। और नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिक और है, आपको आता ही होगा, ठीक ना, ये 3 जीरो लिखे हुए हैं, तो 1000 में तो आप क्या करिए 0 पॉइंट, है ना, लगा करके आप 0 0 और 1 लिख दीजिए। ये 3 जीरो की जगह पे ये 3 डिजिट जो है डेसिमल के बाद आ जाएंगे, तो 001 आपको पता चल गया। 0.001 बहुत छोटी वैल्यू है, इसीलिए मैंने कहा कूलाम एक बड़ा मात्रक है और माइक्रो कूलाम उसके छोटे यूनिट है ना। व्यवहार में यही उपयोग होते हैं, और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -3 कूलाम, उसी को बोल सकते हैं 0.001 कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसके आगे अब देखते हैं हम लोग, इसके आगे जब देखेंगे
तो अब बढ़ेंगे, यूनिट तो हो चुकी हैं। अब यदि कूलाम जो है आवेश का एसआई मात्रक है, यदि हम बात करें इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो चलिए अब उस पर भी विचार कर लेते हैं। सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम है आवेश का, सीजीएस मात्रक इसका स्थैतिक कूलाम होता है। इंग्लिश में स्ट्रैट कूलाम बोलते हैं, इंग्लिश में स्थैतिक कूलाम बोलते हैं, ठीक है, स्टैट कूलाम, ठीक है। और याद ये रखना है कि ये सीजीएस मात्रक है और ये एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो होल वर्ल्ड चल रहा है ना, होल वर्ल्ड बड़ा मात्रक होता है ना, कूलाम बड़ा मात्रक है और सीजीएस मात्रक एक छोटा मात्रक होता है। एसआई मतलब आप समझते होंगे इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चलने वाला जो मात्रक है। आप अमेरिका में भी चले जाएंगे, आवेश पर कूलाम पे ही बात होगी। इंडिया में भी आवेश को जो है कूलाम पे ही बात होती है, चार्ज पे, और उसी का जो है सीजीएस मात्रक जो होता है, ठीक है, थोड़ा छोटी यूनिट होती है साइज से, और वो क्या होती है, स्टैटिक कूलाम होता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि 1 कूलाम इक्वल टू, ठीक है, हाउ मेनी स्टैटिक कूलाम, कितने कूलाम होते हैं, स्टैटिक कूलाम होते हैं, तो आप बताइएगा 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टैटिक कूलाम होते हैं। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टैटिक कूलाम होते हैं। कई बार लोगों को यह भी नहीं पता चल पाता कि बड़ा मात्रक है कि छोटा, तो आप देखिए ना भाई, जब इतने स्टैटिक कूलाम मिलते हैं तब जाकर के 1 कूलाम बनता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं $1 बोल देते हैं 66 रुपए चल रहा है, 70 रुपए चल रहा है, 76 रुपए चल रहा है, मतलब रुपए की तुलना में डॉलर की मात्रा क्या है, डॉलर ज्यादा बड़ा है रुपए से, और रुपए से जब ज्यादा बड़ा है, उसी तरह से जो कूलाम है वो स्थैतिक कूलाम से ज्यादा बड़ा है ना। 1 कूलाम बराबर इतने स्थैतिक कूलाम होते हैं, इतने स्थैतिक कूलाम को मिलाओ तब जाकर के 1 कूलाम बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टैटिक कूलाम, 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलाम। यदि आपसे कोई कहे कि बताओ आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो गया और आवेश का सीजीएस मात्रक स्थैतिक कूलाम हो गया, और 1 कूलाम बराबर कितने स्थैतिक कूलाम होते हैं, तो आपने उत्तर दे दिया 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घाते 9 स्थैतिक कूलाम होते हैं। बोल दिया कि चलिए और भी मात्रक बुकों में दिए हुए हैं, उस मात्रक पे भी चर्चा करिए, तो बिल्कुल एक मात्रक और दिया है बुक में, 1 कूलाम बराबर कितने EMU, ये होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU होता है। आप बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो याद रखिएगा 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है, 1/10 EMU होता है, ठीक है। 1 कूलाम बराबर इतने विद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय मात्रक है, समझ में आया कि नहीं? 1 कूलाम बराबर कितने EMU, तो 1/10 EMU होते हैं, ठीक है। आवेश का आज सबसे बड़ा मात्रक कूलाम मात्रक है बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक यदि कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा फैराड होती है, और फैराड को F से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 फैराड बराबर 96500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है, किसके बराबर, 1 फैराड बराबर। और फैराड किसी भी क्या होती है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यदि कोई आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे फैराड होता है, और 1 फैराड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि आपने कहा था कि आवेश की संकल्पना का आधार, आवेश की संकल्पना का आधार कौन होता है, तो आप सभी को मैंने बताया कि आवेश की संकल्पना का आधार, कॉन्सेप्ट आप यदि चार्ज आज यदि है तो आवेश की संकल्पना का आधार यदि कोई है तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही आवेश की संकल्पना का आधार है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी वस्तु में आवेश आते हैं। मैं बता दूं कि ये मार्कर भी, ठीक है ना, ये मार्कर भी एक पदार्थ है, ये भी परमाणुओं से मतलब एटम से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ क्यों है भाई, मैटर क्यों है ये, क्योंकि इसका कुछ भार है, स्थान को घेरता है, ठीक है ना। ये एटम है, और एटम जो भी होता है, एटम जो भी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और याद रखिएगा ये जो प्रोटॉन है
वो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर स्थिर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से दो चीजें होती हैं, या तो धनावेश आता है या तो ऋणावेश आता है। मतलब कोई वस्तु चार्जेबल हो जाती है, उसमें चार्ज आ जाते हैं, समझ में आया? याद रखिएगा, उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन यदि कमी हो गई किसी वस्तु में, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ये होता है माइनस की कमी, और माइनस की कमी मतलब वो धनावेश हो जाता है। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाना मतलब ऋणावेश की अधिकता हो जाना, मतलब वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। मतलब आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। मैंने कहा था अभी कि जब भी हम हथेलियों को रगड़ते हैं, है ना, तो धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। बालों में कंघी को रगड़ते धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती होगी, मतलब ऋणावेश की अधिकता हो जाती है, वो ऋणावेश हो जाता है। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो वस्तु क्या हो जाता है? धनावेशित। मतलब आज यदि आवेश की संकल्पना का कोई आधार है, किसी वस्तु पर आवेश आता है तो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। ठीक है, अब याद रखना है कि आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। और धनावेश को हम सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश इंग्लिश में हम इसको लाइक चार्ज कहते हैं। ऋणावेश को भी सजातीय आवेश, मतलब समान जाति वाले आवेश, इसको भी लाइक चार्ज कहते हैं। लेकिन जो प्लस और माइनस होते हैं विजातीय आवेश कहलाते हैं, है ना, इसको विजातीय आवेश कहते हैं। विपरीत जात वाले होते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है कि विजातीय आवेशों, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय मतलब समान जात वाले, धन आवेश में प्रतिकर्षण, ऋण आवेश में प्रतिकर्षण, जबकि प्लस और माइनस आवेश में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब उसमें क्या होता है? आकर्षण होता है। तो याद रखना है कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं हम, तो अगले बात इसमें चलते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश हमेशा पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। वस्तु का आवेश यदि हमने क्यों मान लिया, वस्तु का आवेश हमने क्यों मान लिया, तो मैं बता दूं, वस्तु का जो आवेश होता है, जो पदार्थ का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। इसी को बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। और आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये केवल आज मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं, है ना। Q बराबर यानी, याद देखिए कैसे आ गया Q बराबर यानी, यहाँ पे बुकों में प्लस और माइनस भी लिखा होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु है, या तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगा। यदि हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक ना, यदि इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब ऋणावेश की अधिकता, वो वस्तु कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। उसी को प्लस और माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि हमने किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो गई है, मतलब उसमें धनावेश आ गया है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस पर कितना आवेश बचेगा? उस पदार्थ पे आवेश बचेगा +1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी ने कहा कि हमने किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो समझ जाइए उस पर कितना आवेश बचेगा? +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। यदि कोई बोलेगा हमने किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो कितना बचेगा? +3 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन जितने निकाले उसकी संख्या हो गई। ये धनावेश, जब कमी होती है इलेक्ट्रॉन की तो धनावेश लगाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश
इतना उस पर आवेश बचेगा। मतलब जितना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही किसी पदार्थ पर आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, लेकिन एक बात यहाँ पर यह याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे तो 1 2 3 मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होगा, इंटीजर के रूप में होगा। कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता। हम कभी भी मार्केट में जाकर के जिस तरीके से नहीं बोल सकते कि हमको 1.5 फोन दे देना, 1.5 फोन दे देना, ठीक है। हमेशा कहेंगे या तो 1 फोन दो, या तो 2 फोन दो, या तो 3 फोन दो। लेकिन हाँ, रोटी हम आधी मांग सकते हैं घर में, है ना, 1.5 रोटी खा सकते हैं। लेकिन कभी भी मोबाइल की दुकान पर जाकर नहीं बोल सकते कि 2 और 1 आधा मोबाइल दे दो, है ना। मोबाइल हमेशा 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे। उसी तरीके से किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो या तो डायरेक्ट 1 निकालेंगे, या तो 2 निकालेंगे, या तो 3 निकालेंगे, पूर्ण गुणज के रूप में निकालेंगे। कभी भी 1.1 1.2 हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, याद रखिए। उसी तरह हमने यदि इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसे देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन देंगे तो हो जाएगा -1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यदि हम किसी भी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर कितना चार्ज आएगा, -1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक ना। आज रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक ना, और रिवीजन क्लास में सामने सभी बच्चे बैठे हुए हैं और हम जो है इसको फास्ट रिवाइज करा दे रहे हैं जो भी हमने पढ़ाया था। याद रखिएगा उसके बाद कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं -2 इंटू 1.6, ठीक ना। इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे, हम इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। और याद रखिएगा इन्हीं चीजों को हमने प्लस और माइनस में लिख दिया है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और ये पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये संख्या हो गया। तो याद रखिए किसी वस्तु पर किसी पदार्थ का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा हो गया आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। और भी टॉपिक है जैसे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, उस पर भी हम आगे विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।